नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सीधा सवाल, और सवाल यह कि लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों की लड़ाई धर्म पर आ गई है क्या? सवाल यह भी कि घुसपैठियों से लड़ाई की बात पर ओवैसी भाईजान क्यों आग बबूला हो गए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट में जो उन्होंने 15% हिस्सेदारी की बात कही और यह बोलकर इंडी गठबंधन का भेद खोल दिया? विपक्ष के तुष्टीकरण की राजनीति पर पीएम मोदी लगातार हमलावर हैं। अब विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। ओवैसी साहब आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के निशाने पर मुसलमान हैं, तो दिग्विजय का कहना है कि बीजेपी का मकसद हिंदू मुसलमानों को बांटो और राज करो का है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं कि किसकी तरफ से क्या बयान दिए गए। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। घुसपैठी किसको कह रहे हैं प्रधानमंत्री? बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली महिला कौन है? कौन से समुदाय की हैं? ये लोग देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं। बजट का 15% भी अब वह सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। बीजेपी के लीडर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे कर रहे हैं। मंशा है हिंदू मुसलमान को बांटकर इस देश को राज करना। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले हिंदू मुसलमान को लेकर रण तेज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि विपक्ष देश के बजट का 15% हिस्सा सिर्फ अल्पसंख्यकों में बांटना चाहता है। वहीं प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने संपत्ति पर सेंध करने का भी विपक्ष पर आरोप लगाया। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं, और साथ ही ये लोग देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं। बजट का 15% भी अब वह सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। मुसलमानों को लेकर एआईएमआईएम चीफ फजलुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के टारगेट पर सिर्फ मुसलमान हैं। घुसपैठी किसको कह रहे हैं प्रधानमंत्री? बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली महिला कौन है? कौन से समुदाय की हैं? किसके गलों, हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर किसको दिया जाएगा? एलियंस को दिया जाएगा? तो मुसलमानों को कह रहे हैं। 80-20 की जबान किसने की थी? शमशान खबरस्तान जबात किसने की थी? कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा था? इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का सिर्फ मकसद हिंदू मुसलमानों को बांटना और राज करना है। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री के हिंदू मुसलमान नहीं करने वाले बयान को हास्यास्पद बताया।
बीजेपी के लीडर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे कर रहे हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा है हिंदू मुसलमान को बांट कर इस देश को राज करना। मंत्री जी ने कहा है कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ। बिल्कुल ये हंसने लायक मजाक है कि नहीं है? उन्होंने जीवन में इसके अलावा कुछ किया है क्या? सवाल ये कि आखिर देश में हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? क्या आखिर 3 चरणों की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ गई है? क्या धर्म के आधार पर देश जीतेगा? क्या एक तरफ तुष्टीकरण तो दूसरी तरफ ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो रिपोर्ट आपने देख लिया। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में हैं। दानिश कुरैशी जी AIMIM के प्रवक्ता हैं। विजय कौशिक जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, अब क्या सिर्फ धर्म के मुद्दों पर ही बात होगी? विकास के मुद्दे बिल्कुल इग्नोर हो गए हैं। हर तरफ जहां देखो बस यही मुद्दा और यही बयान और कुछ नहीं। देखिए हिमांशु जी, बड़ा हास्यास्पद बयान दिखाई पड़ रहा है जब दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू मुस्लिम में बांटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मुस्लिमों को एकजुट करने का भरपूर प्रयास कांग्रेस पार्टी जरूर करती रही है और हिंदुओं को बांटने का प्रयास करती है। वो हिंदू मुस्लिम में बांटने की तो थ्योरी भारत में है ही नहीं है। हिंदुओं को बांटो जाति में, कैसे बांटने का प्रयास लगातार राहुल गांधी अपने हर मंच से, हर बयान में, हर भाषण में वो हिंदुओं के भीतर जाति बताने का प्रयास करते हैं, जाति विभाजन करने का प्रयास करते हैं। और मुसलमानों को कैसे एकजुट करने का काम करते हैं? इस देश में मजहबी तुष्टीकरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बयान अगर किसी ने दिए हैं तो वो दिग्विजय सिंह ने दिए हैं। वो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने का काम किसने किया है? और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी किस मंशा के साथ गढ़ी गई थी? क्या ये मजहबी तुष्टीकरण के लिए नहीं गढ़ी गई थी? क्या बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद जिस तरह के बयान आतंकवादियों के पक्ष में दिए गए, किस प्रकार से ओसामा जी कहा गया, हाफिज सईद साहब कहा गया, ये सारे बयान दिग्विजय सिंह के हैं। और दिग्विजय सिंह ने अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से हमास के पक्ष में बयानबाजी करने का काम कर रहे थे कि कैसे मुसलमानों को एकजुट रखा जाए, मुसलमानों को खुश रखा जाए और उनको वोट बैंक बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज सबके बैंक में खाते खुलवाए और बैंक में खाते खुलवाते समय हिंदू और मुसलमान नहीं देखा है, कोई जाति और मजहब नहीं देखी है। बैंक खाते खुलवा करके उसमें 32 लाख करोड़ रुपए डीबीटी स्कीम के तहत सीधे ट्रांसफर करने का काम किया है और इसमें बड़ी संख्या में लाभ मुसलमानों को हुआ है। अच्छा, लेकिन इस देश में जो मजहबी तुष्टीकरण विजय कौशिक जी रही ना, उससे सबसे बीजेपी कहती है हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जगह जगह ऐसा बयान आया है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें मुस्लिम महिलाओं का भी होता है, हिंदू महिलाओं का भी होता है, हर वर्ग की महिलाओं का होता है। युवा मजदूर हर वर्ग के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू हिंदू हुए या सिर्फ मुसलमान मुसलमान हुए। लेकिन कांग्रेस को, विपक्ष को, इंडी गठबंधन के नेताओं को उसमें सिर्फ मुसलमान हिंदू यही सब नजर क्यों आता है? देखिए, सबसे पहली बात, अभी जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए ये किया वो किया, मैं सहमत हूं, क्योंकि मोदी जी के बगल में छुरी मुंह में राम राम है। वो हिंदुओं को मुसलमानों से डराते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का खूब प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। आलम यह है कि हिंदुओं के बच्चों को मरने के लिए कहां भेजा जा रहा है? इजराइल। अभी हरियाणा में 550 से अधिक युवाओं को इजराइल भेजा गया। उन युवाओं से पूछा गया कि भी वहां तो युद्ध चल रहा है, आप मरने के लिए वहां क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हम इजराइल में जाकर मरें। पहली बात। दूसरी बात, भारत में आप बोल रहे हैं कि भारत में लोग भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल यही स्थिति है। वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि जो भारत के अंदर बेरोजगारी की दर है वो अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर चुकी है। इतनी भयानक स्थिति ना कभी पहले थी और जब कांग्रेस के राज आएगा तो निश्चित तौर पर हम लाखों रोजगार देंगे। वैसे गरीब कल्याण अन्न योजना, जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही थी, 15 करोड़ में से 5 करोड़ मुस्लिम हैं। मेरी बात सुनिए, 81 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं पर जीवन जीने के लिए मोदी जी ने मजबूर कर दिए। नहीं, आप तो बोल रहे हो कि मुसलमानों के साथ में ऐसा किया जा रहा है। एक और आंकड़ा दिया गया कि 28/1/2022 की ये बात है, उसमें ये कहा गया कि 45 लाख आवास जो दिए गए उनमें से 35% मुस्लिम आबादी को दिए गए हैं। 9 करोड़ को 5 लाख सालाना स्वास्थ्य बीमा, उसमें से 3 करोड़ मुस्लिम है। ये भी एक आंकड़ा है और फैक्ट है। आप मेरी भी बात समझिए। जब मैं एक चीज कह रहा हूं कि जब मोदी जी सर्वधर्म की बात कर रहे हैं तो मनमोहन सिंह पर ये आरोप क्यों लगाते हैं कि उन्होंने मुसलमानों की भलाई के लिए ये कहा था? कभी नहीं कहा। उन्होंने खुद इस बात को माना कि कहा है? नहीं कहा। खुद इस बात को माना है, ऑन रिकॉर्ड कहा है।
मेरी बात सुनिए, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने अपना विचार रखा था कि भाई देश के संसाधनों पर, यानी कि बिजली पर, पानी पर, इन सब में मुसलमानों का। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की नजर में मनमोहन सिंह जी के बयान की, मनमोहन सिंह जी के बयान की अहमियत है कि नहीं है? आप लोगों की नजर में मनमोहन सिंह जी के बयान की अहमियत है? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर मनमोहन सिंह इस तरह की बात करते हैं और वो देश के दुश्मन हैं, तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मनमोहन सिंह जी की और उनके कामों की तारीफ क्यों की? नरसिम्हा राव जी और उनके कामों की तारीफ क्यों की? इन्होंने खुद माना है मोदी सरकार ने कि मनमोहन सिंह जी के राज में, नरसिम्हा राव जी के राज में जो नीतियां बनी, ये तो देखिए मनमोहन सिंह जी इतने विद्वान आदमी थे, मनमोहन सिंह जी इतने विद्वान आदमी थे, किसी को उनकी कुशलता पर कहीं कोई संदेह ही नहीं है। वो तो राहुल जी आए तो उन्होंने फाड़ दिया था वो तो लेकर, वो वाली बात अलग है ना। अच्छा जी, अच्छा इसका एक तुरंत मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन सभी से पहले मैं बात कर लेता हूं, सभी से मैं बात कर लेता हूं। शुरुआती एक आंकड़े थे वो बताना बहुत जरूरी हो गया था, सभी से मैं बात कर लेता हूं। अब मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। दानिश जी, पहले भी इस मुद्दे पर कई बार बात हुई है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मन की बात यहां पर सबके साथ साझा करें कि आखिर क्यों सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही बात की जा रही है दोनों तरफ से। देखिए दोनों तरफ की तो बात जो आप बात कह रहे हैं ये बात ठीक नहीं है। तो एक बात समझिए, इस देश में मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हमेशा से राजनीति सन 47 से लेकर आज तक होती आई है। चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे मुसलमानों की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, इन तमाम चीजों में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई चाहे कुछ भी करे। आज जो विपक्ष का जो गठबंधन जो बातें कह रहा है कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, अरे भाई अगर 1950 में जो नोटिफिकेशन लागू करवा दिया आपने आर्टिकल 241 में, अगर वही नहीं दिया होता तो परिस्थितियां और होती, मुसलमानों की स्थिति और होती। लेकिन जानबूझकर इस तरीके से रोका गया ताकि उनका पॉलिटिकल और क्या बोलते हैं एजुकेशन रिप्रेजेंटेशन जो है वो ब्लॉक किया जाए। तो दोनों की पॉलिसी तो सेम है, उनकी पॉलिसी में कोई बहुत चेंज नहीं। अब जो सारी लड़ाई जो है, हिमांशु मैं बताऊं अपने मन की बात, हालांकि ये मन की बात का प्रकोष्ठा तो भारतीय जनता पार्टी करती है क्योंकि वो एक तरफी बात करते हैं। अगर किसी दिन मोदी जी ने वो चैनल खोल दिया कि लोगों के भी जब सवाल लिए जाए तो उस दिन से उनकी मन की बात बंद हो जाएगी, फिर उनका मन अशांत हो जाएगा। लेकिन दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि वाकई में इस देश में जिस तरीके की धरा बनाई जा रही है, राजनीतिक धरा, वो ये बनाई जा रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आउटराइट मुसलमानों के खिलाफ राजनीति कर रही है और ये प्रपोर्शन बनाने की कोशिश में है कि बाकी का विपक्ष भी जो है वो मुसलमानों को छोड़कर बात करने की कोशिश करे। इसीलिए वो रोज सुबह और शाम एक नया शगुफा छोड़ते हैं और उसी ट्रैक में कांग्रेस है। और कांग्रेस इसलिए नहीं है और झूठे उसके कारनामे रहे हैं। अगर बात की जाए अब भारतीय जनता पार्टी की कि मुसलमानों के खिलाफ राजनीति कर रही है, तो कांग्रेस भी तो वही काम कर रही है आजकल। और मुझे ये बता दीजिए, मैं तो फिर रिपीट कर रहा हूँ कि तो मतलब मुसलमानों को कांग्रेस शुरुआत से ठगता है और अब बीजेपी ठग रही है। सिर्फ AIMIM है जो सिर्फ मुसलमानों के हक की बात करती है और कोई नहीं है। नहीं, मुसलमान अकेले मुसलमानों के हक की बात नहीं करती, वो तमाम के हकों की बात करती है। जो लोग, जिन लोगों को अपलिफ्टमेंट की जरूरत है सोसाइटी में, उन तमाम के लोगों की बात करती है। लेकिन 10 सेकंड में और ये पूछना चाहता हूं कि जो आरोप वर्तमान सरकार के ऊपर विपक्ष लगा रहा है, अगर भूले से सत्ता में आ गए तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं होगी। हिमांशु ये रिकॉर्ड लिख लीजिएगा मेरे स्टेटमेंट के साथ, नहीं करेंगे ये, क्योंकि पॉलिसी के मामले में भारतीय जनता पार्टी भी वही है और कांग्रेस भी वही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी वही है और कांग्रेस भी वही है। सौरभ दुबे जी बताइए, धर्म पर रण हो रहा है इस वक्त, अजीब परिस्थितियां हैं कि विकास की बातें गायब, हवाई। लेकिन यहां पर आप देखिए, दानिश कुरैशी जी बोल रहे कांग्रेस ने भी मुसलमानों को ठगा, बीजेपी ने भी मुसलमानों को ठगा और सबसे बड़ी बात तो कर दी है कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जा रही है सरकारों की तरफ से। देखिए कुछ बातों में तो दानिश जी की सच्चाई है और कुछ बातों को जो है वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए हम और आप तो दिन भर टेलीविजन पे रहते हैं, मुझे बता दीजिए प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी किसी मंच से कहा हो कि मुस्लिमों को जो है वो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए या मुस्लिमों को सुविधा नहीं मिल रही? मुस्लिम शब्द का अगर प्रधानमंत्री ने यूज किया हो तो मुझे आप बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। और असुद्दीन ओवैसी वो मुस्लिम समाज का नेतृत्व नहीं करते हैं, यह बात मुसलमान अच्छे से जानता है। और हाँ, जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप कह रहे हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को हमेशा तुष्टीकरण किया है, सशक्तिकरण कभी नहीं किया है। और जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं,
जब वो अल्पसंख्यक मंत्रालय 2014 में आया तो उसका बजट आपको पता है कितना था? 2900 करोड़ रुपए। और 2016 में बढ़ा के कितना कर दिया गया? 3500 करोड़ रुपए। 2019 में कितना कर दिया गया? 4200 करोड़। और अंत में 5000 करोड़ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट किया गया। नहीं, इनको आपत्ति। अच्छा दुबे जी तरक्की के लिए नहीं, अच्छा दुबे जी 1 मिनट, नहीं मेरी बात सुनिए, पॉइंट टू पॉइंट बात हो तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आ रहा हूं 1 मिनट, अजहरी साहब आ रहा हूं। पॉइंट टू पॉइंट बात हो तो बहुत अच्छा लगता है। आपने कहा कि पीएम मोदी ने कि इतना कुछ किया, और ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें उन्होंने मुसलमानों का नाम लिया। लेकिन जब मंगलसूत्र छीनकर अपने खास वोट बैंक को दे देंगे, अल्पसंख्यकों की जब बात की जाती है या फिर घुसपैठियों की बात की जाती है, तो ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों की बात है और किसी की बात ही नहीं है, सीधा उन पर हमला है। इस पर क्या है? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। देखिए, घुसपैठिया जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता। एक बात को समझनी चाहिए, वो कट्टर विचारधारा के लोग जिनकी बात कही जाती है उनको बार बार ये मुस्लिम बता देते हैं। सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी ना, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के शासन में बनाई गई थी, और रिपोर्ट ये कहती थी कि मुसलमान को पंक्चर बनाने वाला जो है वो यहां तक लाके पहुंचाया गया कि वो सिर्फ पंक्चर बनाता है। उसी सच्चर कमेटी ने जो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, तो सच्चर कमेटी कई रिपोर्ट ये बताती है कि मुस्लिमों का सशक्तिकरण कहीं से नहीं हुआ। और 2014 से जो अभी तक की बात कर रहे थे, एक बात बताइए, अगर किसी प्रकार का भेदभाव होता, 50 मुस्लिम जो है समाज के लोग सिविल सर्विसेज में चुन करके आए हैं। अगर ये मोदी सरकार की देन नहीं है, मोदी सरकार ने अब 140 करोड़ के में जब हिंदू मुसलमान नहीं देखा। अच्छा, एक मिनट नहीं, थोड़ा सा और रुक जाइएगा। दानिश कुरैशी जी, इकट्ठा होऊंगा आपके पास, लेकिन अजहरी साहब जरा ये बताइए कि ये जो सरकार की तरफ से आंकड़े पेश किए गए, नहीं सर प्लीज मानिए ना, अजहरी साहब बुरा मान जाएंगे। अजहरी साहब जरा ये बताइए कि बीच सरकार बोलती है कि हमने उड़ान योजना मुस्लिम छात्रों के लिए दी, शादी सगुन योजना ग्रेजुएट महिला लड़कियों के लिए, उस्ताद योजना, ईदी योजना, और ये सारे आवास जो मैंने अभी इससे पहले आंकड़े बताए, ये सब सरकार कह रही है कि हमने किया है। क्या फिर भी आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने? हमेशा ठगा है पहले से लेकर अब तक। अभी एक तो सौरभ भाई बता रहे थे कि कहीं पर उन्होंने मुस्लिम लफ्ज का इस्तेमाल ही नहीं किया वजीर आजम ने। नहीं, पहले मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए, फिर इन पर अटैक कीजिएगा। देखिए जो योजनाएं जो भी केंद्र से लागू हो, किसी राज्य सरकार से लागू हो, वो किसी धर्म के नाम से लागू नहीं होती। हमारा देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। तो सब समाज के लिए होती है, सभी समुदाय के लिए होती है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई आम व्यक्ति भी अगर किसी को किसी की मदद अगर करता है, किसी भी गरीब की, तो वो खामोशी से करता है, वो उसको गाता नहीं है। लेकिन यहाँ तो सरकारी पैसा, जनता का पैसा, अगर उसका राशन या कोई योजना के तहत उसको सुविधा दे दी गई, तो उसको गाया जा रहा है, ढिलोरा पीटा जा रहा है उसका। नहीं तो उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि आप जैसे लोग ही बाद में ये बोलते हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमें तो कुछ दिया ही नहीं है। योजनाओं का लाभ वो किसी एक समुदाय को, ये आंकड़ा तो होता है ना कि किस किस को मिला है, किसको नहीं मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह रहा हूँ, राकेश त्रिपाठी भी बैठे हैं या सौरभ भाई भी बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, दानिश भाई भी बैठे हैं। मैं खुलकर के ये बात बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूँ कि अगर मुसलमानों को हटा करके कुछ भी, और या किसी समुदाय को हटा करके अगर योजनाओं का लाभ देने का कोई अधिकार होता है सरकार के पास, तो मुसलमानों को ये सुविधाएं नहीं मिलती। अरे कैसी बात? अच्छा ये बात बताइए अजहरी साहब ये बात बताइए, आज शुरुआत में ही सुनिए ना अजहरी साहब, आज शुरुआत में ही रिसर्च, सुनिए अजहरी साहब, आज शुरुआत में ही रिसर्च टीम से ये सारी जानकारी ली थी, और ये शुरुआत में मैंने आपको बता दी तो आपने कह दिया ये, वरना शुरुआत में तो आप यही बोलते हैं ना कि क्या किया मुसलमानों के लिए, बताइए। आप यही तो कहते हैं ना क्या किया। हमारी आपने बात ही नहीं सुनी, हमारी आपने पूरी बात सुन जा रहे हो आप। भाजपा के प्रवक्ता बोलते तब आप उन्हें पूरा मौका देते हैं, हमें भी दे दो मौका भाई। अरे मैंने देखिए दानिश जी को नहीं टोका ना आपको टोका, मैं तो बस बात पूछ रहा हूँ। आप अब हमेशा विक्टिम कार्ड मत खेलिए। हालात देश के ये हैं कि देश की जनता ने मंदिर मस्जिद पर राजनीति करने वालों के मुकाबले में रोजगार, भाईचारा, अमन की बात करने वालों को स्वीकार लिया है। अच्छा ठीक है। अब देखिए पॉइंट वाली बात कि मंदिर मस्जिद की बात करने वालों को इग्नोर कर दिया जनता ने, मान रहे हैं अजहरी साहब? बिल्कुल।
अज़दुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा बाबरी की बात करते रहे, हमेशा मुसलमान की बात करते रहे, अकबरुद्दीन ओवैसी करते रहे, तो उनको भी इग्नोर कर दिया क्या जनता ने? इस पर जवाब लूंगा, लेकिन राकेश जी तुरंत एक जवाब दीजिए। त्रिपाठी जी, आप माननीय वजीर आजम की त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। वजीर आजम के पास बताने का देखिए, कुछ रहा नहीं है। देखिए, हाफिज साहब ने कहा कि कोई अगर पैसी योजना होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों को एक्सक्लूड कर देती।